नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पंजाब से। चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वर्निंग ने चार्ज संभाल लिया है। उनके साथ वर्किंग प्रधान भारत भूषण आशु ने भी शपथ ली है। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी स्मारकों के साथ यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा, कांग्रेस को नवीनीकरण करना होगा। डंके की चोट पर कहूंगा कि कांग्रेस 5 साल की माफिया राज की वजह से हारी है। मैं इस माफिया राज के खिलाफ लड़ता रहा। यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी। कुछ लोगों का धंधा था जो राज्य को दीमक की तरह खा रहा था। इसमें सीएम भी शामिल थे। और क्या कुछ बोले नवजोत सिंह सिद्धू, सुनिए। जिहदी इज्जत है और सब नूं उस कुर्सी दे थल्ले रह के काम करना पऊगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर के उत्ते मेरा ये विचार है कि कांग्रेस नूं रीइनवेंट करना पऊगा। राजे दी जिहड़ी सरप्रस्ती है एक युवा ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन एक समेल है, एक टीम गेम है। एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की सफलता दे विच अपना हिस्सा पाना। दुख च तो बहुत शरीक हो जाते हैं, लेकिन खुशी शरीक होना बहुत जरूरी है। उस खुशी को अपनी खुशी मनना यह भी बहुत जरूरी है। सब तो जिहड़ी अहम गल मैं अज करना चाहना, जदों मैं कहना कि कांग्रेस नूं नवीनीकरण करना पैना, कांग्रेस अगर एनालाइज करूगी, और मैं पहला बिल्कुल नहीं बोलिया हर बंदे नूं अधिकार है बोलण दा, लेकिन अज मैं डंके की चोट ते कहना, अगर कांग्रेस हारी तो 5 साल के माफिया राज करके हारी। उस माफिए के खिलाफ मैं लड़ता रहा। वो माफिए के खिलाफ लड़ाई किसी निजी बंदे नाल नहीं सी, वो एक सिस्टम सी। वो चंद बंदियां दी तिजारत सी, चंद बंदियां दा धंधा सी, जिहड़ा स्टेट नूं दीमक वांग खा रहा सी। उहदे च चीफ मिनिस्टर इनवॉल्व सी, बीत गए, चले गए, गुम गए, समझे नहीं। जब तक राजनीति वपारी बन के रहेगी, ਉਹਦੀ इज्जत नहीं होएगी। क्योंकि अगर तुसी राजनीति का धंधा बना के अज पंजाब दे विच खड़े हो जाओगे तो जिहड़ा स्टेट का एक्सचेकर है उन्होंने निजी जेबां च पाउण लग जाओगे, तो या पंजाब रहेगा या माफिया। अज भी उसे पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है, किसी पद की नहीं। इनू सारे लोग समझ गए हो, समझते हो। जिदन ये माफिया मुक्या, पंजाब जिदन माफिया मुक्त होया, उस दिन पंजाब उठ खड़ेगा। और जब तक इस माफिए दे नाल लिप्त लोग, और बड़ा डूंगा है, जिवें बोड़ का पेड़ हुंदा ना, उहदियां जड़ां हुंदियां ने नीचियां ते उपरों मुच्छां भी पा के थल्ले आ जांदियां ने, इहनूं पट्टना औखा हुंदा है। लेकिन जिहड़े सूबे नूं जान तो वध प्यार करन वाले ने, इश्क करन वाले ने, वो लड़दे रहणगे बगैर किसी नफे नुकसान का सोच रखे। सो ये जिहड़ी अहमियत वाली गल सीगी, अज जिहड़ी सरकार आई भी है वो इसे बदलाव करके आई है। पौने 5 साल उही चेहरे सी, ते जिहड़े मुख मंत्री सी वो ये कहंदे सीगे भी आ हो रहा सीगा, मेरी गलती है, मैं रोकिया नहीं। क्यों रोकिया नहीं? चलाउण वाले तुसीं सी। उदों बाद भी जिहड़े चेहरे आए किंतु परंतु सी, जिन्हां ने सत्ता माणी, निजी स्वार्थ करके अगर ना माणी हुंदी और सूबे दे लई पॉलिसियां नीतियां लियांदियां होण, उही इस सरकार दे उत्ते। मैं भगवंत नूं छोटा भाई मानदा। अगर वो माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि यह सिस्टम बड़ा गहरा है, तुणके वजणगे। जे ते तुणके खांदा रहा फिर तो गल होर है। जे आपदे निज ईमानदारी, और ईमानदार है वो, अज तक मैं उहदे ते कदे उंगल नहीं चुकी। अगर वो इहदे खिलाफ लड़ेगा, मेरा सहयोग है पार्टियां तो उत्ते उठ के, क्योंकि ये लड़ाई पंजाब के अस्तित्व की है, पंजाब की एग्जिस्टेंस की है, और पंजाब की एग्जिस्टेंस इसे चीज़ से डिपेंडेंट है। और वो रोड मैप जिहड़ा हैगा उहदे च उही है। जिहड़े लोग निजी शराब वेचते सी, उन्हां तो खोनी पैनी है, क्योंकि वो इनकम पंजाब की है। रेत जे सप्लाई रोक दोगे, अज 12,000 की ट्राली है। वो एक पॉलिसी बनानी पैनी है तुहानूं। नीतियां दे नाल ही पंजाब उत्ते आएगा, और नीतियां, ईमानदारी, नैतिकता, मॉरल अथॉरिटी। जे तुसीं ओपोजिशन च भी होए, मैं लास्ट गल कहण लग्या, उस तो बाद सवाल मेरे नाल करियो ना, क्योंकि मैं जो गल कहनी है मैं कह देना। और मैनूं कदे जिंदगी दे विच कोई डर नहीं, कोई भै नहीं। भै उसे नूं हुंदा है जिहड़ा अंदरों घबराया हुंदा है, ईडी तो, होरां चीज़ां तो। जिहड़ी मॉरल अथॉरिटी है, ईमानदारी है,
सच दी राह वाले ते तुरन वाली ਉਹ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਕੜਿਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਾਏ ਪੁੱਤ ਫੱਟ ਈਡੀ ਨਾਲ ਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਮ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨਸਾ ਫਿਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ 50-60 ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਉਹ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਨੇ ਤੇ पंजाबी 3 करोड़ है मैं 3 करोड़ वाल खड़ा थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ठाकुरद्वार थाना क्षेत्र में बीते दिन रिंकू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। रिंकू मजदूरी का काम किया करता था। अमित और गौतम नाम के व्यक्ति के खेतों में मजदूरी किया करता था। अमित और गौतम ने रिंकू को शराब लाने के लिए कहा। मृतक काफी देर तक शराब लेकर नहीं पहुंचा तो वह खुद ही शराब ले आए, जिसके बाद मृतक खेत पर पहुंचा तो उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज के बाद मारपीट में अधमरा देख अमित गौतम ने अपनी टी शर्ट उतारकर गला घोट के रिंकू को मौत के घाट उतार दिया था और अमित एवं गौतम ने मिलकर रिंकू की हत्या कर दी। इसी को लेकर आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या आरोपी अमित और गौतम को गिरफ्तार कर लिया है और घटना का खुलासा किया है और आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त टी शर्ट और मोबाइल भी बरामद किया। घटना का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र ने बताया कि बीते दिन ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम बादर झल्ला में एक व्यक्ति की खेत पर अवस्था में पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी और इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त की गई तो मृत व्यक्ति ग्राम बादर झल्ला का निवासी था। उसका नाम रिंकू उर्फ सिंकू था। आसपास जब पूछताछ की गई तो पता चला कि अमित और गौतम के खेतों पर मजदूरी किया करता था। रात में आपस में बैठकर ये लोग शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान कहासुनी में अमित और गौतम द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और गाली गलौज के दौरान अपनी टी शर्ट से रिंकू का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रिंकू के परिवार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आपको बता दें आज दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी में इनका मोबाइल फोन और जिस टी शर्ट से मृतक का गला दबाया गया था वह टी शर्ट भी बरामद हुई है और शेष विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। सर किस संबंध में पीछे क्या दिनांक 20/4/22 को थाना क्षेत्र ठाकुरद्वारा ग्राम बादर झल्ला में एक व्यक्ति के खेत पर मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त की गई तो मृत व्यक्ति गांव बादर झल्ला का निवासी था। उसका नाम रिंकू उर्फ सिंकू था। आसपास जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये अमित और गौतम हैं, उनके खेतों पर मजदूरी करता था। रात में आपस में एक साथ बैठ कर के लोग शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान कहासुनी के में अमित और गौतम द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। गाली गलौज के दौरान ही अपने टी शर्ट से रिंकू का गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रिंकू के परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और आज दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी में इनका मोबाइल फ़ोन
और प्लस वो टी शर्ट जिससे मृतक का गला दबाया गया था वो बरामद हो चुका है। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मुख्य वजह रही जिसकी वजह से? देखिए, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये मृतक अमित और गौतम के घर पे मजदूरी करता था, उनका काम करता था। आपस में बातचीत के दौरान एक साथ शराब पीने के दौरान किसी बात पर कहासुनी हुई, उसी दौरान इनके द्वारा ये हत्या कारित की गई है। क्या करते थे ये जो आरोपी आपने? ये आरोपी, जैसा कि इनके द्वारा बताया कि एक आरोपी पॉलिटेक्निक पढ़ा लिखा है और दूसरा MBA करके कहीं नौकरी कर रहा है। क्या पहला भी कोई इनका? नहीं, ऐसा कोई इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश में 2 बड़ी आतंकी घटनाएं हुई हैं। एक तरफ जम्मू के सुजवा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, जिसमें 2 दहशतगर्दों को सेना ने ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। इसके अलावा इस पूरी कार्रवाई में CISF के ASI SP पटेल शहीद हो गए, जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। घायल जवानों की पहचान हेड कांस्टेबल बलराज सिंह, SPO साहिल शर्मा, हेड कांस्टेबल प्रमोद पात्रा, कांस्टेबल आमिर सोरेन, कांस्टेबल बिट्टल और हेड कांस्टेबल SK बालियान के रूप में हुई है। घायल जवानों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह और अर्धसैनिक बलों ने शुक्रवार तड़के सुजवा सैन्य स्टेशन के पास जलालाबाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। तड़के करीब 3:45 के आसपास एक घर के अंदर छिपे आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलियां चलाई। सेना ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके अलावा जम्मू के ही चड्डा कैंप के पास CISF जवानों की एक बस पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इस हमले का जवानों ने तुरंत जवाब दिया और आतंकी भाग खड़े हुए, लेकिन उससे पहले हुई फायरिंग में गोली लगने से एक ASI की मौत हो गई है। अधिकारी ने बताया कि जम्मू के चड्डा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे CISF के 15 जवानों को सुबह की शिफ्ट के लिए ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। CISF ने आतंकी हमले को टाल दिया और जवाबी कार्रवाई की, जिससे आतंकियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है। सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर यूसुफ कांतूर सहित 4 आतंकवादी मार गिराए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घाटी में सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला आतंकवादी कांतरू सुरक्षा बल के कई कर्मियों और असैन्य नागरिकों की हत्या में लिप्त रहा है और वह कश्मीर घाटी के शीर्ष 10 वांछित आतंकवादियों में से है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि कांतरू का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि उत्तरी कश्मीर में बारामूला के मालवाहक इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर वहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कस्या पीयूषकांत रॉय के नेतृत्व में पशु तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आपको बता दें 21 अप्रैल को मुखबिर द्वारा खास सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कस्या व प्रभारी स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा NH 28 पर स्थान कुशीनगर पुलिस चौकी के पास चेकिंग के दौरान गोरखपुर की तरफ से एक ट्रक जिसमें 22 राशि गोवंश पशु गोरखपुर से बिहार की तरफ तेज रफ्तार से आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रक चालक ने पुलिस वालों के ऊपर ट्रक वाहन चढ़ाने का प्रयास किया और डिवाइडर को तोड़ते हुए वापस मुड़कर गोरखपुर की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा ट्रक का पीछा किया जाने लगा। कुछ दूर जाने पर NH 28 से देवरिया की तरफ झुंगवा नहर रोड के बाईं ओर भागने लगा। पुलिस वालों द्वारा पीछा किया गया तो ट्रक को छोड़कर कुछ व्यक्ति भागने लगे। तभी पुलिस टीम द्वारा वाहन रोककर उनका पीछा किया गया तो उक्त लोग जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर करने लगे। पुलिस टीम अपने बचाव में आकर उन लोगों पर भी फायर करने लगी तो उसमें एक व्यक्ति घायल होकर गिर गया और कुछ लोग झाड़ झंकार का फायदा उठाकर पुलिस वालों पर फायर करते हुए भाग गए। उसी दौरान पुलिस की टीम की तरफ से चालक राजेश और प्रभारी निरीक्षक कस्या को भी चोटें आई हैं। घायल व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम संत प्रसाद उर्फ करिया पुत्र हरिहर उम्र लगभग 26 वर्ष मुलानापुर थाना अहिरोला जनपद आजमगढ़ व 4 अन्य व्यक्ति अज्ञात बताए जा रहे हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम में विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या हुई कार्रवाई? ये अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली थी कि
जो है कुछ गौवंश तस्कर जो है सक्रिय हैं। इसके लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई। इसमें जो है SHO कसिया, हाटा और स्वाट टीम के द्वारा जो है मौके की सूचना पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जो है एक 10 टायरा ट्रक जिसमें गौवंश लदे हुए थे, वो जो है उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें लोग डिवाइडर तोड़कर और दूसरा रूट बदलकर भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा जो है पूरी टीम द्वारा जो है इनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान उन्होंने जो है पुलिस टीम पे फायर भी किया और इसमें जो है एक श्याम प्रसाद मौके से पकड़ा गया और उसके 4 साथी शाहनवाज और सुहेल मौके से फरार हो गए, जिनके पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई थी। और जो ट्रक है उसमें से 22 गौवंश बरामद हुए हैं। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और SP महोदय द्वारा जो है पकड़ने वाली पूरी टीम को जो है 25,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा की गई। बहुत धन्यवाद सर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि जहांगीरपुरी में हालिया सांप्रदायिक हिंसा ने देश के सनातनी सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की साजिश को उजागर किया है और इसने देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी की आवश्यकता को रेखांकित किया है। और क्या कुछ बोले गिरिराज, आइए सुनते हैं। जो माहौल क्रिएट किया है दिल्ली के जहांगीरपुर के इशू को लेकर के, क्या ये सच नहीं है कि ये वही लोग हैं जो कभी CAA के नाम पर देश में एक विरोध का झंडा उठाने का काम किया, उसके पहले राम जन्मभूमि के नाम पर, अब कभी शरिया कानून लादना चाहते हैं और कभी हिजाब आंदोलन करना चाहते हैं। और यही लोग रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंकते हैं, तलवार उठाते हैं, SP पर गोली चलाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग इनके समर्थन में खड़े होते हैं और कभी मुर्तुजा के रूप में जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के मंदिरों पर हमला कर सकता है, शर्जील इमाम भारत को तोड़ने की बात कर सकता है, तो आज जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर NRC कानून लानी चाहिए और NRC कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए और इसके लिए एक माहौल बने, देश में बहस भी हो, नहीं तो आने वाले दिन में ये भारत के सनातन सामाजिक समरसता को तोड़ने की एक साजिश है। और वोट के सौदागर ये जितने चेहरे देखते हैं, इसके सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए जो माहौल क्रिएट किया है दिल्ली के जहांगीरपुर के इशू को लेकर के, क्या ये सच नहीं है कि ये वही लोग हैं जो कभी CAA के नाम पर देश में एक विरोध का झंडा उठाने का काम किया, उसके पहले राम जन्मभूमि के नाम पर, अब कभी शरिया कानून लादना चाहते हैं और कभी हिजाब आंदोलन करना चाहते हैं। और यही लोग रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंकते हैं, तलवार उठाते हैं, SP पर गोली चलाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग इनके समर्थन में खड़े होते हैं और कभी मुर्तुजा के रूप में जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के मंदिरों पर हमला कर सकता है, शर्जील इमाम भारत को तोड़ने की बात कर सकता है, तो आज जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर NRC कानून लानी चाहिए और NRC कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए और इसके लिए एक माहौल बने, देश में बहस भी हो, नहीं तो आने वाले दिन में ये भारत के सनातन सामाजिक समरसता को तोड़ने की एक साजिश है और वोट के सौदागर। फतेहपुर जिले के तेलियानी ब्लॉक में हुए स्वास्थ्य मेले में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि स्वयं ब्लॉक प्रमुख बनकर कार्यक्रम में पहुंचे, जहां तेलियानी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी खेत में गेहूं काट रही थी और प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख बनकर मंच पर बैठे थे, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है।
खेत में गेहूं काट रही तेलियानी ब्लॉक की पुष्पा देवी, जो कि दलित सीट होने पर तेलियानी ब्लॉक से बीजेपी की सीट से चुनाव लड़कर विजयी हुई, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख को किसी के बारे में सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होती और उनकी जहां प्रतिनिधि बीजेपी नेता अभिषेक त्रिवेदी जो सरकारी कार्यों की देखरेख करते हैं। कल जिले के तेलियानी ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का कार्यक्रम हुआ, जिसमें ब्लॉक प्रमुख की जगह अभिषेक त्रिवेदी का नाम बैनर में छपा हुआ था और ब्लॉक प्रमुख को अपने दायित्वों के बारे में जानकारी तक नहीं थी। वहीं जब सोशल मीडिया में बैनर वायरल हुआ तो बीजेपी नेता सफाई देने में लग गए। बीजेपी नेता अभिषेक त्रिवेदी को देखिए, जो कि ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी की जगह खुद ब्लॉक प्रमुख बनकर घूम रहे हैं और जब मामला सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना तो सफाई देने लग गए और विपक्षियों की साजिश बताना शुरू कर दिया। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, जिसके बाद जिले के अधिकारियों में खलबली मच गई और वहीं सीडीओ ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख का नाम बैनर से कैसे गायब हुआ, इसकी भी जाँच कराई जाएगी। नहीं, कार्यक्रम में चूंकि प्रमुख लिखा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना चाहिए कि मतलब हमारे वो हैं तो आपने वही कार्यक्रम हम करा रही हैं तो वही कर रहे हैं। आप हमारे कोई नहीं है, आप बेटी हैं, 3 आदमी नहीं है तो अभिषेक तिवारी आप वही कर रहे हैं काम। तो मैं मतलब आमने सामने आ रहे हैं तो मतलब यही है कि प्रमुख हैं। तो क्या विरोधी दल लोग विरोधी लोग कर रहे हैं तो ये विरोध नहीं करना चाहिए। अब मतलब जो चल रहा है तो उसको नीचे चलने दें। आपकी स्वेच्छा से अभिषेक, आपकी स्वेच्छा से जाते हैं अभिषेक तिवारी जी? हमारी स्वेच्छा से अभिषेक तिवारी त्रिवेदी आपके प्रतिनिधि हैं? हाँ। आपको सूचना मिलती है विभाग द्वारा की कार्यक्रम की मिलती है? मिलती है। हाँ। ये प्रतिनिधि हैं आपके? हाँ, हमारे हैं। बस के समय ये लोग क्या बताएंगे। और इनके तो कार्यक्रम में यहाँ पर नगर पालिका में स्वयं प्रतिनिधि के रूप में 5 साल से विगत कार्य किए जा रहे हैं, तब अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट नहीं किया। ट्वीट करने का, यदि आप निष्पक्ष और आप अगर इस तरह की राजनीति करते हैं, आप एक दलित और वृद्ध महिला का अपमान कर रहे हैं निरंतर लिख लिख करके। आपने पीड़ित और शोषित वंचित महिलाओं के लिए क्या किया? आपको तो पहले बात करनी चाहिए थी। अगर आप वास्तव में उनके शुभचिंतक थे तो आपको कहना चाहिए था कि मैं उनकी 3 बेटियों की मदद का वादा लेता हूं और मैं उनकी शादी कराने का आज से मैं संकल्प लेता हूं। आपका लिख देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर कार्य करना जमीन पर कार्य मैं कर रहा हूं। उनको बुखार आता है, उनके बच्चों की कोई समस्या होती तो वो जाकर के मैं निष्पादित करता हूं। तो यदि अगर वो संसाधन विहीन है, मैं उनको लेकर के सभी कार्यक्रमों में जाता हूं उनकी मर्जी से। अगर वो मुझसे कह देती हैं कि बेटा मैं यहां नहीं हूं, आप जाकर के अपना कार्यक्रम देख लें, और वो इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था कि बोर्ड मीटिंग हो या हम कोई बोर्ड प्रस्ताव पारित कर रहे हो। वो एक मेला था जिसको देखने के लिए मैं चला गया। अब वहां पर क्या बोर्ड लगा, क्या बैनर लगा, ये सरकारी कार्यक्रम था। मुझसे पूछ करके तो बोर्ड और बैनर लगाया नहीं जाता है, ना ही उसमें मेरा कोई मत होता है। जिस मत से लगा, और ये निश्चित रूप से एक क्लर्कियल मिस्टेक ही है, वरना आज तक कोई भी ऐसी फोटो नहीं है जिसमें मेरे नाम के आगे प्रतिनिधि नहीं लिखा है। एक फोटो, इस फोटो के सिवा आप लेके आइए, मैं आपको इसके लिए बधाई का, धन्यवाद का पात्र मानूंगा। एक भी फोटो आज तक ऐसी नहीं है जिसमें प्रतिनिधि के अलावा मैंने कुछ लिखा। अब ये क्लरिकल मिस्टेक है जिसके कारण कोई भी, मैं तो नहीं मानता इसमें किसी का भी दोष है। बैनर बनने में 100 तरह के काम होते हैं। वो बहुत बड़ा आयोजन था, वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे थे, और जाने के बाद मेरा भी बोर्ड पे ध्यान नहीं गया, ना ही किसी का ध्यान गया। और जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं वो कतई ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी नहीं, उसके आगे कोई टैग लाइन नहीं लिखी हुई है, कोई बोर्ड नहीं लिखा हुआ है कि ये ब्लॉक प्रमुख कुर्सी है। मेरे और अध्यक्ष जी के, सीएमओ साहब के अलावा भी वहां पर और कई लोग बैठे हुए थे। वो किस अधिकार से बैठे हुए थे? तो वो तो एक मेला था, वहां पर मैं पार्टी का कार्यकर्ता के नाते भी मैं वहां पहुंचा था। मेरे ब्लॉक का कार्यक्रम है, मैं राजनीति में यहां सक्रिय रहता हूं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो समाजवादी पार्टी का धंधा है कि वो इस तरह के मुद्दे ढूंढते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बदनाम किया जा सके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा सके। मैं इस तरह के 50 उदाहरण सपा कार्यकाल के प्रस्तुत कर सकता हूं, सापेक्ष और प्रूफ के साथ। तो क्या उस पर अखिलेश यादव जी ट्वीट करेंगे? अपने नगर पालिका अध्यक्ष जो कभी भी कार्यालय नहीं जाती है, उनका बेटा पूरे हर एक चीज को संपादित करता है, यहां तक कि बोर्ड की मीटिंग तक वो खुद लेते हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी कब ट्वीट करेगी? जब उनको पूरा जिला गुंडा बता रहा था, जब पूरा जिला उन पर उंगली उठा रहा था, उस समय अखिलेश यादव जी कह रहे थे एक समाज से पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्हें तो अपने व्यक्ति लगते हैं कि भोले भाले,
और सबसे ज्यादा साफ सुथरे भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के लोगों को बदनाम करना उनकी एकमात्र सोची समझी रणनीति का हिस्सा रहता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का मेला था, उसकी जांच कराई जा रही है कि किसके द्वारा इस तरह की गलती की गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो तो सबको आदेशित किया गया है कि जो भी पदों पर पदासीन हैं उन्हीं को बुलाया जाए, उनके अतिरिक्त किसी को ना बुलाया जाए। सर जैसे पीड़ित महिला प्रमुख को कहना है कि प्रमुख पद होने के बाद कोई सूचना नहीं दिया थी कार्यक्रम को, अगर ऐसा किसी के द्वारा किया गया है तो उसकी जांच चल भी रही है और भविष्य में वीडियो को भी निर्देशित किया जा चुका है कि इस तरह का किसी कोई भी तरीके में किसी भी विभाग के द्वारा पुनरावृत्ति नहीं होना है और इसकी जांच कर रही है। अगर आप राष्ट्रीय राजधानी में गाड़ी में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क लगाना जरूरी नहीं है। गाड़ी में मास्क नहीं पहनने पर अब चालान भी नहीं कटेगा। हालांकि दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि प्राइवेट कार में यात्रा कर रहे लोगों को इससे छूट रहेगी। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले सामने आने की दर में तेजी देखी जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 15 से 59 के लोगों को प्रिकॉशनरी डोज को भी फ्री लगवाने का फैसला किया है। दिल्ली में ये काम शुरू भी हो गया है। दिल्ली में पहले बिना मास्क के पाए जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन इसे बाद में घटाकर 500 रुपये कर दिया था। बाद में इस 500 रुपये के जुर्माने को भी खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसे फिर से लगाने का फैसला किया है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 965 मामले पाए गए थे। इससे पहले बुधवार को कोरोना के 1009 केस मिले थे। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।